अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम ताकेशी के बचपन को देखते हैं, जिसमें वो रात के वक्त अपनी बहन रे को कहानी पढ़ाकर सुना रहा होता है। इतने में उसके पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर ताकेशी डर के मारे रे के साथ एक कमरे में छिप जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेशी के पिता गुस्से में उसकी माँ को बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसे ताकेशी और रे चुप कर देख रहे होते हैं। जीसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां ताकेशी को नहाने के दौरान ये सब याद आ रहा था। अब नहाने के बाद ताकेशी तैयार होता है और तभी पोई आकर उसे बताता है कि बैंक्रॉफ्ट ने आज शाम को एक पार्टी रखी है, जिसमें उसने शहर के सभी मैच को बुलाया है। साथ ही उसने ताकेशी को भी इस पार्टी में इन्वाइट किया था, जिससे कि वो पार्टी में आकर उसके कातिल का पता लगा सके, क्योंकि बैंक्रॉफ्ट को लगता है कि इन मैच में से ही किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब आगे पोई ताकेशी को बताता है कि कल रात को उसके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था, जिसकी बाद किसी ने ताकेशी और मिरियम के बीच जो हुआ उसे रिकॉर्ड कर लिया था। जो अब सुनने के बाद ताकेशी को लगता है कि बैंक्रॉफ्ट ने ही मिरियम की जासूसी की है, और वो वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि उसने ताकेशी को मारने के लिए ही उसे आज पार्टी में बुलाया है, इसलिए उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक और आदमी की जरूरत होगी। लेकिन पोई उसे बताता है कि वो इस होटल से जुड़ा हुआ है, और जब तक कि उसे किसी और जगह का डेटा नहीं मिलता तब तक वो अपने होटल को छोड़कर उस जगह से नहीं जा सकता। अब ये सुनकर ताकेशी पोई के अंदर एक मनोवैज्ञानिक का डेटा इंस्टॉल करवाता है, जिसकी बाद वो एलियट से मिलने उसके घर जाता है और उसे अपने साथ होटल में लेकर आता है। अब यहाँ लाकर ताकेशी एलियट को बताता है कि लिजी को साइको सर्जरी की जरूरत है और वो उसकी बेटी को ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में उसे ताकेशी को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए एलियट मान जाता है। जिसके बाद अब पोई एलियट से लिजी का स्टैक लेकर उसका इलाज शुरू कर देता है, और अब एलियट ताकेशी को हथियारों के बाजार में लेकर जाता है, जहां वो लोग अपने लिए कुछ हथियार खरीदते हैं। जिसके बाद शाम होने पर ताकेशी बैंक्रॉफ्ट की पार्टी में जाता है, जहां एलियट पहले से ही उसकी हिफाजत के लिए एक वेटर के भेस में मौजूद था। अब ताकेशी को पार्टी में देखकर बैंक्रॉफ्ट उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि आज उसने उन सभी लोगों को पार्टी में बुलाया है जिस पर उसे उसका कत्ल करने का शक है, इसलिए अब ताकेशी वहां मौजूद सभी मेहमानों से पूछताछ करने लगता है। जिस दौरान उसकी मुलाकात क्लैरिसा नाम की एक औरत से होती है, जो एक आर्ट डीलर थी। अब उससे बात करने पर ताकेशी को पता चलता है कि उसी के सुझाव पर बैंक्रॉफ्ट ने ताकेशी को अपने मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए फिर से जिंदा किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियट चुपके से कंट्रोल रूम में घुसकर वहां के गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसकी बाद वहां से किसी चीज का डेटा एक्सेस करने लगता है। जीसी बीच पार्टी में वॉरियर स्लीप फाइट शुरू हो जाती है, और इस फाइट में दो लोग आपस में तब तक लड़ते हैं जब तक उनमें से एक की मौत नहीं हो जाती, और बाद में लड़ने वाले दोनों लोगों को नई स्लीव मिलती है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई के दौरान ही बैंक्रॉफ्ट दोनों वॉरियर्स को ताकेशी को मारने को कहता है, और ऐसा करने पर उन दोनों को नई अपग्रेडेड स्लीव देने का वादा करता है। इसलिए अब वो दोनों ताकेशी को मारने लगते हैं, लेकिन तब तक क्रिस्टीन वहां कर उस फाइट को रोक देती है। अब पार्टी खत्म होने पर बैंक्रॉफ्ट ताकेशी को अकेले में बुलाता है और उसे अपनी पत्नी से दूर रहने को कहता है, जिसकी बाद ताकेशी वहां से बाहर आ जाता है, जहां उसे एलियट मिलता है। अब एलियट को देखकर ताकेशी को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं था। लेकिन एलियट उससे कहता है कि वो उस रात की फुटेज चेक कर रहा था जब लिजी गायब हुई थी, और उसे कंट्रोल रूम से वो फुटेज मिल गई है। अब पार्टी खत्म होने के बाद ताकेशी एलिस से मिलने आता है, लेकिन यहाँ आने पर वो देखता है कि एलिस को बहुत टॉर्चर किया गया था, और अब एलिस उससे माफी मांगते हुए उसे ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे ताकेशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहां पर डीमी का जुड़ा स्टैक वाला क्रिमिनल डीमी 2 आता है, और वो अब एलिस को मारकर ताकेशी को अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर बाद होश आने पर ताकेशी देखता है कि वो किसी तरह के लैब में है, और उसे होश आता देखकर वहां मौजूद एक आदमी उसे फिर से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम पोई और एलियट को देखते हैं, और यहाँ बैंक्रॉफ्ट के घर से मिले डेटा को चेक करने पर एलियट को पता चलता है कि जिस रात लिजी
गायब हुई थी उस रात की 3 घंटे की फुटेज गायब है। साथ ही अब वो और पोए ताकेशी को लेकर थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि वो उन्हें बिना बताए कहीं चला गया था और काफी देर होने पर भी अभी तक वापस नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ लैब में ताकेशी के सिर पर एक डिवाइस लगाया जाता है जिसकी मदद से अब ताकेशी को एक वर्चुअल टॉर्चर रूम में भेज दिया जाता है जहां डिमी 2 उसे राइलर कहकर बुलाता है और अपने जुड़वा स्टैक वाले डिमी को मारने के लिए उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। साथ ही में डिमी 2 को ताकेशी के शरीर से एक पुलिस का ट्रैकर भी मिलता है, इसलिए उसे लगता है कि वो एक पुलिस वाला है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम क्रिस्टीन को देखते हैं जहां वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले क्रिमिनल को लेकर आते हैं जो क्रिस्टीन से बदतमीजी करने लगता है जिससे क्रिस्टीन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर्स के चले जाने के बाद वो उस क्रिमिनल के शरीर में अपनी मरी हुई दादी का स्टैक लगा देती है और फिर वो उसे अपने घर लाती है और अपनी दादी के साथ खूब एंजॉय करती है। जिसके बाद वो दोनों अब वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ क्रिस्टीन की दादी उससे कहती है कि अगली बार वो उसे फिर से जिंदा ना करे क्योंकि अब उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और अब वो फिर से जिंदा नहीं होना चाहती, इसलिए अब वो क्रिस्टीन को आखिरी अलविदा कहती है। आप सीन फिर से लैब में शिफ्ट होता है जहाँ डिमी 2 ताकेशी से उसकी मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन काफी टॉर्चर करने पर भी ताकेशी उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो ताकेशी के शरीर पर कुछ कट लगाता है और उसके शरीर में कुछ अजीब से कीड़ों को छोड़ देता है जिससे ताकेशी को काफी तकलीफ होने लगती है। लेकिन एनवॉइस की ट्रेनिंग के दौरान ताकेशी को वर्चुअल टॉर्चर रूम में अपने दर्द को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए वो अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हुए वर्चुअल टॉर्चर रूम से वापस असली दुनिया में आ जाता है। अब इसके बाद वहाँ काम करने वाले लोगों को धमकाते हुए कहता है कि वो एक सीटैक ऑफिसर है और अगर उन्होंने उसे अभी आजाद नहीं किया तो उसके साथ ही उन सबको जान से मार देंगे। जो सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं, इसलिए उसे आजाद कर देते हैं। लेकिन आजाद होने के बाद ताकेशी वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को मार डालता है और फिर डिमी 2 के गर्दन से उसके स्टैक के साथ उसके शरीर से उखाड़ कर अपने साथ होटल ले जाता है। अब कुछ देर बाद क्रिस्टीन पुलिस के साथ उस लैब में पहुंचती है जहां उसे कई लोगों की लाशें और ताकेशी का ट्रैकर मिलता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन समझ जाती है कि ये सब ताकेशी ने किया है और वो उससे मिलने के लिए अपने पिता के दोस्त और पुलिस पार्टनर आबू के साथ होटल पहुंचती है जहां वो ताकेशी से मिलती है। अब यहाँ ताकेशी क्रिस्टीन से राइकर के बारे में पूछता है। पहले तो क्रिस्टीन उसे उसके बारे में कुछ भी बताने से मना करती है, लेकिन अब ताकेशी अपने शरीर को जख्मी करने लगता है जिसे देखकर क्रिस्टीन काफी इमोशनल हो जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। और अब वो ताकेशी को बताती है कि जिस शरीर में ताकेशी अभी है वो शरीर राइकर का ही है जो दरअसल एक पुलिस वाला था और क्रिस्टीन और राइकर दोनों एक साथ काम करते थे और क्रिस्टीन दरअसल राइकर से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके शरीर को कोई और नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने ताकेशी की सुरक्षा के लिए उसके शरीर में एक ट्रैकर लगवाया था। आगे वो ये भी रिवील करती कि राइकर की मौत कैसे हुई थी, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हम मैरी को बादलों पर बनी एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करते हुए देखते हैं, जिसके बाद सीन ताकेशी के रूम में शिफ्ट हो जाती है जहां क्रिस्टीन उसे बताती है कि मैरी राइकर की बचपन की दोस्त थी और उसकी हत्या के बाद उसने उसके स्टैक पर रिलीजियस कोडिंग करने वाले सीटैक ऑफिसर को अरेस्ट करके उसे काफी टॉर्चर किया क्योंकि उसे शक था कि उसने किसी और के कहने पर मैरी के स्टैक पर कोडिंग की थी जिससे कि मैरी के कातिल का पता चल पाए। लेकिन बाद में क्रिस्टीन के समझाने पर उसने उस ऑफिसर को छोड़ दिया, जिसके कुछ समय बाद ही किसी ने उसकी हत्या कर दी और इसका सारा इल्जाम राइलर पर डाल दिया। अब ये सुनकर ताकेशी क्रिस्टीन को बताता है कि वर्चुअल रूम में टॉर्चर करने के दौरान डिमी 2 ने उसे बताया था कि उसने उस अटैक ऑफिसर को मारकर राइकर को फंसाया था। अब इसके बाद ताकेशी क्रिस्टीन को डिमी 2 का सिर और उसका स्टैक उससे पूछताछ करने के लिए देता है और अब वो बैंक्रॉफ्ट से मिलने उसके घर जाता है। लेकिन मिरियम उसे बताती है कि बैंक्रॉफ्ट इस समय ओल्ड सिटी गया हुआ था, जहाँ फिर मिरियम रिवील करती है कि बैंक्रॉफ्ट ने आत्महत्या की थी, लेकिन अगर तुम उसे ये बताओगे तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं होगा और फिर वो तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। वो ये भी बताती कि उसने बैंक्रॉफ्ट को बिना बताए एक आइलैंड खरीदा है जहाँ क्लोनिंग और रीस्लीविंग की पूरी सुविधा है और अगर तुम चाहो तो हम बिना किसी को बताए वहाँ सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ आजादी से बिता सकते हैं। लेकिन ताकेशी उसकी इस ऑफर को मना कर देता है और फिर बैंक्रॉफ्ट से मिलने ओल्ड सिटी चला जाता है। अब यहाँ आकर वो देखता है कि यहाँ पर
एक बंकर में कई सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले केमिकल एक्सीडेंट में यहाँ रहने वाले कई सारे लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो लोग बच गए उनके सिर्फ छूने से ही एक आम इंसान बीमार होकर मर सकता था। जहाँ ताकेशी ये भी देखता है कि बैंक्रॉफ्ट इन लोगों को खाना और कुछ जरूरी सामान बांट रहा था और उनके छूने से उसका शरीर भी बीमार पड़ने लगा था। लेकिन उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आसानी से अपना शरीर एक नए क्लोन से बदल सकता था। अब वापस होटल जाने पर पॉय ताकेशी को बताता है कि उसका एक एआई दोस्त मेडिसन के बारे में बताता है, जो एक फ्लाइट ड्रोन क्लब में एआई मैनेजर है। और उसने पॉय को बताया कि जिस रात बैंक्रॉफ्ट का कत्ल हुआ था उस रात को वो फ्लाइट ड्रोन क्लब में था। इसलिए अब ताकेशी क्रिस्टीन के घर जाकर उसे इस बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट क्लब ड्रोन में पहुंचते हैं। जहां जाने पर उनकी मुलाकात यहाँ के मालिक कैनेज से होती है। अब क्योंकि क्रिस्टीन एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए कार्नेज क्रिस्टीन से थोड़ा डरता है और क्रिस्टीन को यहाँ देखकर उसे खुश करने के लिए कार्नेज उसे फाइट ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ स्लीव्स दिखाता है, जहाँ एक स्लीव ताकेशी की भी थी, जिसे उसके शरीर की क्लोनिंग करके बनाया गया था। अब यहाँ क्रिस्टीन कार्नेज को ब्लैकमेल करके किसी तरह उससे बैंक्रॉफ्ट के कत्ल वाली रात की फाइट ड्रोन की फुटेज निकलवा लेती है, जिसमें वो देखते हैं कि उस रात को बैंक्रॉफ्ट काफी गुस्से में फाइट ड्रोन एरिना में आता है और वहां मौजूद अपने बेटे आइजैक को बुरी तरह से मारने लगता है। अब इस फुटेज को देखकर ताकेशी क्रिस्टीन से कहता है कि मुझे लिप्स रीडिंग करनी आती है, और फुटेज में बैंक्रॉफ्ट आइजैक को मारते हुए कह रहा था कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, लेकिन तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाओगे। फिर इसके बाद दोनों आइजैक के प्राइवेट घर में जाकर तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक क्लोन बनाने वाली मशीन और बैंक्रॉफ्ट का क्लोन मिलता है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि बैंक्रॉफ्ट के कत्ल वाले दिन आइजैक बैंक्रॉफ्ट की स्लीव पहनकर डील करने जापान गया था। और जब बैंक्रॉफ्ट को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में आंख बबूला हो गया और फाइट ड्रोन में आकर आइजैक को मारने लगा, जिससे अब दोनों को लगता है कि बैंक्रॉफ्ट की जगह लेने के लिए ही आइजैक ने उसे मारा होगा। इसलिए अब क्रिस्टीन पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेती है और अब वो देखते हैं कि ताकेशी का हाथ जख्मी है और उसमें से बहुत खून निकल रहा है। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज करने लगती है, जिस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब अगली सुबह क्रिस्टीन ताकेशी को एक लियोन का चेहरा दिखाकर उसे बताती है कि बैंक्रॉफ्ट की पार्टी में उसने इसे वहाँ देखा था, लेकिन उस आदमी को पार्टी में किसी ने इनवाइट नहीं किया था। और जब क्रिस्टीन ने पुलिस स्टेशन जाकर पार्टी की फुटेज चेक की थी तो उसे वो आदमी उस फुटेज में कहीं नहीं दिखा। वो फुटेज से इस तरह गायब हो गया था जैसे कि वो कोई भूत हो। अब इसके बाद क्रिस्टीन और ताकेशी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो डीमी के स्टैक को एक क्रिमिनल की स्लीव में डालते हैं और उसे टॉर्चर करके उसके बॉस का नाम पूछने लगते हैं, जिसने उसे ताकेशी को पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस चीफ टनाका आ जाता है और वो डीमी को अपनी हिरासत में ले लेता है। लेकिन काफी विनती करने पर वो क्रिस्टीन को उससे पूछताछ का एक मौका दे देता है, जिसके बाद आबू और क्रिस्टीन डीमी को लिफ्ट में अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी ताकेशी देखता है कि लिफ्ट में उनके साथ लियोंग भी है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता लिफ्ट बंद हो जाती है, जिसके बाद लियोंग क्रिस्टीन और आबू पर हमला कर देता है और क्रिस्टीन को जान से मारने के लिए उसके स्टैक पर गोली चलाता है। लेकिन उसे बचाने के लिए आबू बीच में आ जाता है, जिससे क्रिस्टीन तो बच जाती है लेकिन आबू की मौत हो जाती है। तब तक ताकेशी भी पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिन्हें देख कर लियोंग डीमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ताकेशी वहीं बेहोश पड़ी क्रिस्टीन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।